हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, हम लोग आज प्रकाश का तीसरा भाग करेंगे, तीसरा चैप्टर करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले इसको देखेंगे। आज हम लोग जो जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग यह देखेंगे कि प्राइमरी किरण जो होती है, प्राइमरी लाइट जो होती हैं, प्राइमरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी कलर क्या होता है, संपूरक कलर क्या होते हैं। मतलब कि संपूरक का मतलब हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कितने होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आपका जो समतल दर्पण है, फिर इसके बाद गोली दर्पण है। गोली दर्पण में एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, जो आपको पढ़ना है और यहीं से आपके यूपी टेट कर लीजिए, आपके डीएलएड में आएगा, है ना। डीएलएड का ही चैप्टर है आपका, तो डीएलएड से ही उठ के आपके यूपी टेट में भी आएगा बेटा। और सारे जो हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में, उसमें क्या क्या है, जैसे उसकी संबंधित परिभाषाएं जितनी होती हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। इसके बाद आज जो है वह सारी इमेज आपको बना देंगे, बनाकर दिखा देंगे बेटा इस पर कि आपके जो अवतल दर्पण हैं उसमें किस प्रकार के इमेज बनते हैं। आखिर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी देखेंगे हम। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, विधिवत तरीके से आपको बताई जा रही है सारी बातें। आप इसे अपना नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलें और यह धैर्य बना के रखें, जैसे ही एग्जाम आएगा वैसे ही फोड़ेंगे। यह सोच कर ना बैठें कि एग्जाम आएगा तब पढ़ाई करेंगे, यह सोचना सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। तो आप यह ना सोचें, आप पढ़ते चलें, क्योंकि पहाड़ पे जब चींटियां चढ़ना स्टार्ट होती हैं तो चींटियां एक झटके में थोड़े चढ़ जाती हैं बेटा। वो चढ़ते 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 कितनों बार गिरती हैं, फिर उसके बाद चढ़ पाती हैं ऊपर और अपने लक्ष्य पे पहुंच पाती हैं। उनके रास्ते में बहुत बाधाएं होती हैं, जैसे कि आपकी बाधाएं अगर बात करें तो सरकार की बहुत सारी बाधाएं हैं। यूपी टेट की फॉर्म बोल दिया आएगा, कितने बच्चों का बैक है, उसका एग्जाम होने वाला, मतलब बहुत सारी बाधाएं हैं। तो इन सब से हम छुटकारा पाकर तुरंत अपने एग्जाम की तरफ बढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इन लोग के कारण हम डर जाएंगे, रुक जाएंगे, नहीं, रुकना क्यों रुकेंगे, बताइए। हम लोग चलते चलेंगे, अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता ना करें, पढ़ते चलें बेटा, और हौसला बना के रखें। हौसला दृढ़ जिसका होता है वही अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को हासिल कर पाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हम लोग आगे। आज हम देखेंगे प्राथमिक रंग क्या होते हैं, जो यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पी में, तो हमने कहा बच्चों को पढ़ा देना चाहिए भाई, यहाँ से यूपी टेट में भी आ सकता है आपके। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग कौन बताएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे लाल, पीयर, हरियर, नीले, यही तो बोलेंगे, लेकिन बेटा नहीं। अब ध्यान से सुनिए, जो आपका प्राथमिक कलर होता है रेड होता है, यानी कि लाल, लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग। जो हम रंगीन टीवी देखते हैं ना बेटा, रंगीन टीवी, उसमें भी जितने भी कलर बनते हैं ना, सातों कलर, वो इन्हीं तीनों से बनते हैं। इन तीनों से बनने वाले सारे कलर को, मतलब इन तीनों को तो हम प्राइमरी कलर बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक रंग बोलते हैं। और इन सब से बनने वाले रंग को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक रंग बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी कलर बोलते हैं। द्वितीयक, द्वितीयक रंग किसे बोलते हैं अगर बोला जाए तो बोलेंगे प्राथमिक कलर से बनने वाले जितने भी कलर होते हैं, जितने भी रंग होते हैं, जैसे बैगनी, बैगनी यानी कि वायलेट, जैसे कि आपका 7 किरण होता है बेटा, प्रिज्म से जब निकलते हैं तो विबग्योर होता है आपका, VIBGYOR। तो वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, आपका ऑरेंज मतलब कि नारंगी, इसके बाद लाल। ये जो किरण होते हैं ये सब बनते हैं, जो ये तीनों के कारण ही बनते हैं। और कर जी अनेकों कलर बनते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, हमें 7 ही कलर देख पाते हैं, इससे इसे बोलते हैं 7 रंग, ठीक है, 7 रंग बोलते हैं ना यूवी रेज में। तो बस दोस्तों, जो इन रंगों से बनते हैं तीनों, उन्हें बोलते हैं द्वितीयक यानी सेकेंडरी कलर। बातें क्लियर हैं। इसके बाद पूरक रंग क्या होता है सर, पूरक, पूरक रंग यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बेटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वह कलर होते हैं बेटा जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत कलर बन जाए। जैसा कि आपको पता है, मैंने बता रखा है, जो श्वेत कलर होते हैं, सफेद कलर होते हैं, वह सारे लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और ब्लैक कलर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जो श्वेत कलर बनता है ना, वह जिस कलर से मिलके बनता है श्वेत कलर, उसी को बोलते हैं हम क्या, पूरक रंग।
अब एक ट्रायंगल बना रहे हैं, आप ध्यान से इसको कॉपी पे बना लेंगे अपने। और श्वेत कलर यहाँ से आपको पूछा जाएगा कौन से कलर मिलाने पर कौन सा कलर बनेगा, भिन्न भिन्न कलर बनते हैं। आप इस ट्रायंगल को बनाएंगे और इसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें अपना क्लियर कर पाएंगे। देखिए पहले तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सफ़ेद, सफ़ेद लिख दीजिए बीच में, इसको गोला बना दीजिए ऐसे, और एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए भैया, एक इस तरह, यहाँ से भी और ऐसे खींच दीजिए। अब जैसे जैसे हम लिखवा रहे हैं उस तरह आप लिखते चलेंगे। यहाँ पे लाल लिख दीजिए, इसको एक ट्रिक ही समझिएगा, लाल यहाँ पे लिख दीजिए, हरा यहाँ पे लिख दीजिए, नीला यानी कि ब्लू। अब यहाँ से एरो बना दीजिए, इस तरह का एरो बना दीजिए बेटा, जिससे कि आपको लग जाए, ठीक है ना। यहाँ से एरो बना दीजिए इस तरह का, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यह हरा है, हरा और लाल को मिलाने के बाद कौन सा कलर बनेगा, तो बोलेंगे यहाँ पे जो आएगा ना पीला कलर बनेगा बेटा, पीला कलर। तो आपसे तुरंत पूछा जाएगा हरा और लाल को मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो बता देंगे पीला कलर बनेगा। ठीक है, बात क्लियर है। अगर आपसे बोला जाता है हरा और नीला को मिला के कौन सा रंग यहाँ पे मिलेगा, तो बोलेंगे पिकॉक। क्या बोलेंगे? पिकॉक नीला। क्या बोलेंगे बेटा? पिकॉक नीला, पिकॉक नीला कलर बनेगा। ठीक है, हरा और नीला को मिलाने के बाद। अगर आपसे बोला जाए लाल और नीला को मिलाने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे सर, तो बोलेंगे मजेंटा बनेगा, मैजेंटा कलर बनेगा, मैजेंटा कलर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हरा और लाल को मिलाने के बाद क्या बनेगा, हरा और लाल को पीला, अगर आपसे बोला जाए हरा लाल नीला को मिलाने के बाद क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सफ़ेद बनेगा। अगर आपसे बोला जाए पिकॉक नीला और लाल को मिलाने के बाद क्या बनेगा, तब भी सफ़ेद बनेगा। अगर आपसे बोला जाए पीला और नीला को मिलाने के बाद क्या बनेगा, तब भी सफ़ेद बनेगा। अगर आपसे बोला जाए हरा और मजेंटा को मिलाने के बाद क्या बनेगा, तब भी सफ़ेद कलर बनेगा। यही सफ़ेद कलर बनने का जो कारण होता है, इसी को बोलते हैं पूरक रंग। पूरक रंग किसे कहते हैं? जो रंग सफ़ेद कलर बनाने वाले हैं, जो दो रंग मिलके, तीन रंग मिलके सफ़ेद रंग बना रहे हैं, वह तीनों रंग, दोनों रंग हमारे क्या हो जाएंगे, पूरक रंग हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे हम, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अब एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, जितने भी कलर थे आपके सातों के सातों, उन कलर में तरंग दैर्ध्य पूछ लिया जाता है आपसे, क्योंकि आपके एमसीक्यू में है, तो आप लिखते हुए चलेंगे। अगर रेड ऊपर है, रेड के बाद आपका ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद बेटा ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद आपका इंडिगो, इसके बाद वायलेट यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, इसके बाद लाल। इन सब का तरंग दैर्ध्य आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लिखते चलेंगे इसको फटाफट। देखिए ट्रिक से याद कराएंगे। 7800 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है तरंग दैर्ध्य का यूनिट, 6400 एंगस्ट्रॉम तक। अब यहाँ पे 6400 आ गया, तो 6400 यहाँ पे लेके चले आइए, कम होता चला जाएगा, जैसा कि हमने बताया था आपको। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का होता है, 6400 से लेकर ऑरेंज का जो होगा 6000 तक होगा, 6000 एंगस्ट्रॉम तक होगा बेटा, लिखते चलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद 6000 यहाँ पे आ गया, तो फिर यहाँ पे 6000 आ जाएगा, कम होता चला जाएगा। 6000 से लेकर 5700 तक एंगस्ट्रॉम तक होगा, इसका येलो कलर का होगा। अब 5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम तक होगा, किसका बेटा, ग्रीन का हो जाएगा। लिखते चलिए आप। अब 5000 आ गया वहाँ पे, तो 5000 नीचे भी आ जाएगा। 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4600 एंगस्ट्रॉम तक हो जाएगा हमारा, किसका, ब्लू का हो जाएगा। अब 4600 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4300 एंगस्ट्रॉम तक हमारा होता है, किसका, तरंग दैर्ध्य बता देंगे, जामुनी कलर का यानी कि इंडिगो का बेटा। इसका तो वायलेट यानी बैगनी का सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और ये फैलता बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कितना होता है, तो बता देंगे 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में यह होता है। इसको आप नोट कर लें फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं अपने, एक कल हम आपको फार्मूला भी बताए थे ना, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर यह होता है प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश का माध्यम में चाल। कल हमने बताया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको देख लें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए आप लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम बहुत कम है। आगे देख लेते हैं। अब हमको यहाँ से पढ़ना है बेटा समतल दर्पण। अब यहाँ से आप अच्छे तरीके से बेटा पढ़िए, किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो वह हमेशा काम देगा आपको। अब देखिए समतल दर्पण की बात करते हैं। आखिर समतल दर्पण होता क्या है? समतल दर्पण होता क्या है?
अगर बात करें यह समतल दर्पण है आपका, तो बोलेंगे हाँ सर समतल दर्पण है। अब सर ये क्या कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ध्यान से सुनिए समतल दर्पण का परिभाषा। समतल दर्पण कांच क्या, कांच की समान मोटाई, कांच की समान मोटाई की चिकनी पट्टी की एक तरफ किसी चमकीले धातु जैसे पारा सिल्वर नाइट्रेट जब हम ओट करने जाते हैं ना, तो उस समय हमारे उंगली पे सिल्वर नाइट्रेट ही लगाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो चमकता है, काफ़ी दिन तक नहीं छूटता है, तो वही सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद चांदी का पानी जो होता है उसका, कह लीजिए कि उसके कोटिंग, चांदी का लेप हो गया, उसका कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको लेपिंग कर देते हैं, इस वाले पार्ट पे लेपिंग कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण आती है वह इसी माध्यम में लौट जाती है, यहाँ से पूरा का पूरा उधर नहीं जा पाती है, और यहाँ पे एक जो है आभासी इमेज बनाती है। प्रकाश की किरण जो होती है बेटा, वो पारे को, मतलब पारा उसको आपने उस पार नहीं जाने देता है, उसको रोक लेता है और इधर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से जो हमारा लाइट बनता है, जो हमारा इमेज बनता है, सीधा बनता है, और सीधा बनने वाला हर एक इमेज आभासी होता है। तो याद रखेंगे, सीधा जो बनता है वो आभासी होता है। तो समतल दर्पण आपको समझ में आया। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। अगर आपसे पूछा जाए आपतित किरण को, जो आपतित किरण है, यह वाला जो आपतित किरण है, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए सिर्फ दर्पण को अगर थीटा डिग्री से घुमा दें, दर्पण को ऐसे टेढ़े कर दें, ऐसे घुमा दें, थोड़ा सा ऐसे घुमा दें, तो हमारा जो इमेज होगा, जो हमारा परावर्तित किरण होगा, परावर्तित किरण से इमेज बनेगा, तो परावर्तित जो किरण होगा वो कितना घूम जाएगा, तो बोलेंगे आपतित किरण को अगर थीटा डिग्री घुमाएंगे ना, तो हमारा जो परावर्तित किरण होगा वो 2 थीटा डिग्री घूम जाएगा। ये बात नोट कर लेंगे कॉपी पे अपने। अगर आप किसी भी समतल दर्पण के सामने, स्पीड आपकी s है, s स्पीड से दौड़ के आ रहे हैं, तो आप समतल दर्पण में जो आपकी इमेज दौड़ती हुई दिखाई देगी वह 2 गुना स्पीड से दिखाई देगी, डबल स्पीड से दिखाई देगी। यह बात भी नोट कर लेंगे। तीसरी बात, अगर आप अपना इमेज पूरा देखना चाहते हैं इस समतल दर्पण में, पूरा का मतलब पूरा देखना चाहते हैं पैर से लेकर सर तक, तो आपके अपने हाइट से आधे हाइट का समतल दर्पण लगाना होगा। ये पूछा जाता है, अगर आप अपनी इमेज को पूरा देखना चाहते हैं तो आप अपने हाइट का, मतलब आपकी जो ऊंचाई है h, ऊंचाई बाई 2 का क्या होना चाहिए बेटा, मिरर होना चाहिए, आपका मिरर होना चाहिए, यह हो मिरर होना चाहिए, मतलब कि जो ग्लास है, समतल दर्पण है आपका, ऊंचाई बटे 2 का होना चाहिए, जितनी आपकी ऊंचाई है, ठीक है ना। यह बात लिख लेंगे। अब यहीं पे एक क्वेश्चन अगर आपको दे दें, किसी मनुष्य की ऊंचाई 1.68 मीटर है, कितना, किसी मनुष्य की ऊंचाई 1.68 मीटर है, तो बताइए उसको अगर अपना पूरा इमेज देखना होगा शीशे में, तो कितने ऊंचाई का शीशा लेकर आएगा, समतल दर्पण लेकर आएगा। तो बोलेंगे सर बाई 2 कर दीजिए, तो हम कर दिए, 2 8 16, यानी कि 0.84 मीटर का, इतनी ऊंचाई का मतलब कि मिरर लेकर आएगा, अपना समतल दर्पण लेकर आएगा। अगर हम आपसे बोलें बेटा हमारा जो दर्पण है उसे 45 डिग्री घुमा दें, केवल 45 डिग्री, जो हमारा दर्पण है इसको हम 45 डिग्री घुमा दें, तो हमारा जो परावर्तित किरण है, जो हमारा परावर्तित किरण कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे डबल, यानी कि 90 डिग्री से जाएगा। बात क्लियर है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, अगर हम बोलें दर्पण को 2 दर्पण ले लें, 2 दर्पण को ऐसे 45 डिग्री पे रख दें, अब यहाँ पे 2 दर्पण की बात आ गई, ऐसे 2 दर्पण को इस तरह रख दें, तो इस पे इमेज कितनी बनेगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर आके लाइट गिरी सूरज का, यहाँ पे ऐसे टकराई, ऐसे टकराई, ऐसे टकराई, ऐसे टकराई, जितनी बार टकराएगी और तब तक टकराएगी जब तक यह बाहर न निकल जाए, और जितनी बार टकराएगी उतना इमेज बनेगा। अगर ये 45 डिग्री पर हैं दोनों दर्पण, तो इसके लिए फार्मूला होता है 360 अपान में थीटा -1 बराबर इमेज, नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे जब यह दोनों जो शीशा हैं बेटा 45 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो कहेंगे आप 360 अपान में 45 -1, इसको काटेंगे आप तो 1 कितने बार में जा रहा है देख लीजिए, नहीं 1 कहाँ से, 1 कहाँ से, 5 9 45, यानी 9 5 45, 9 4 36, यानी कि 5 8 40, 8 -1, यानी कि 7 इमेज बनेंगे। अगर हम बोले ये 45 डिग्री ना झुका के हम केवल 30 डिग्री झुका दें, तो 30 डिग्री जब झुकाएंगे 2 दर्पण को बेटा, तो उसके बीच जो मिरर बनेगा, जो हमारा
परावर्तित किरण होगा कितनी बार आपस में टकराएंगे शीशे में, मतलब कि कितना इमेज बनाएंगी, कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो आप बोलेंगे 360 अपान में थीटा कितना है 30, तो 30 - 1 यानी कि 30 कितने इमेज बनेंगे 360/30 - 1 यानी कि 0 0 से गया 3 एकम 3 दूनी 6 यानी कि 12 - 1 बराबर 11 इमेज बनेंगे, 11 इमेज बनेगा। इसी तरह आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे जब वीडियो खत्म हो जाएगा 60 डिग्री, अगर आपका 2 मिरर 60 डिग्री पर ऐसे झुका हुआ है तो बताएंगे कितना एंगल, मतलब कि कितने मिरर कितने आपके प्रतिबिंब बनेंगे, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम यह हमारा खत्म हुआ बेटा। अगर आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि बताइए आप, अगर एक मिनट हम इमेज बनाते हैं पहले, फिर अगर अच्छा पूछ ही लेते हैं चलिए। अगर जो है आपका जो समतल दर्पण है उसमें जो फोकस दूरी होती है, फोकस होती है, वो कहाँ पे होती है, फोकस कहाँ पे होती है, तो बोलेंगे अनंत पे होती है ससुरा, अनंत पे होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है। या नहीं बोलेंगे फोकस नहीं होता है, होता है लेकिन अनंत पे होता है बेटा, इस चीज को याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। अगर यहाँ पे मेरा दर्पण है, समतल दर्पण है, यहाँ पे हम इमेज बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है और इसका इमेज मान लेते हैं यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। अगर इमेज यहाँ पे बन रहा है, सीधा बन रहा है, यानी कि आभासी बन रहा है, आभासी जब बनेगा तो वो रियल इमेज थोड़े होगा, हम समझ रहे हैं, नहीं सीधा है और हो सकता है वस्तु के बराबर भी हो भाई, क्योंकि समतल दर्पण है। अगर हम बोलें आपसे इसका डिस्टेंस x है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे x ही होगा। लेकिन अगर हम आपसे बोलें वस्तु से लेकर प्रतिबिंब तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2x होगा, x इधर और x इधर। इस बात को गांठ बन के रख लेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं गोली दर्पण की तरफ। गोली दर्पण, जहां से हम लोग को चकपकाना नहीं है, गोली दर्पण ध्यान से देखिए। गोली दर्पण, गोली दर्पण बेटा क्या होता है, तो बोलेंगे किसी गोले का पृष्ठ गोली पृष्ठ कहलाता है। गोली पृष्ठ, पहले गोली पृष्ठ की बात कर लेते हैं। गोली पृष्ठ, गोली पृष्ठ क्या होता है, तो बोलेंगे किसी गोले का कटा हुआ भाग, इधर वाला उधर वाला कटा हुआ भाग गोली पृष्ठ कहलाता है। ये क्या है, गोली पृष्ठ है। अब हम बोलेंगे इन दोनों में से कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ई उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ई उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। चकपका जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे ये कौनो दर्पण नहीं है। क्यों कौनो दर्पण नहीं है, क्योंकि क्या इस पे आपको लग रहा है जो कोटिंग हुई है किधर हुई है। अगर हम इसी को ऐसे मोड़ दें तो बोलेंगे उत्तल दर्पण है, फिर इसी को ऐसे मोड़ दें तो बोलेंगे अवतल दर्पण। कभी नहीं बोलेंगे कि कौनो दर्पण है जब तक कि इस पे कोटिंग का पता ना चले, इस पे लेपिंग का पता ना चले, पारे का। अगर पारे का लेपिंग इधर कर देते हैं और इसके इधर कर देते हैं अंदर, तो तब पता चलेगा यह कौन सा दर्पण है। समझाया, चकपकाएंगे नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चलिए। अब आपको पता चलेगा कि यह कौन सा दर्पण है, तो बोलेंगे बेटा इसके ऊपर कोटिंग किया गया है, मतलब उभरे हुए भाग पर कोटिंग किया गया। जो गोली दर्पण का जो टुकड़ा है, गोली दर्पण का जो पार्ट है, अगर ऊपर की तरफ बाहर की तरफ कोटिंग किया गया है तो इसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर बेटा। अब जो कॉनकेव मिरर होता है, यहाँ पे अगर हम कोई भी, अगर इसका मान लिया मुख्य अक्ष है या पोल है, अभी सबका डेफिनेशन बताएंगे हम। यहाँ पे अगर कोई भी किरण आती है इसके मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये किसी एक पॉइंट पर, मतलब फोकस पर कर लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो रेज होती है फोकस पर, ये क्या होती है, यहाँ पे फोकस पर क्या होती है बेटा, फोकस पर यह कन्वर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, मतलब कि अभिसारी हो जाती है, कॉन्जाइन हो जाती है, कॉन्ज्वाइन याद रखेंगे, कन्वर्ज और अभिसारी। अभिसारी मतलब आभाई, आभाई मतलब कि अवतल दर्पण, तो सारा एक बिंदु पे मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ से जो भी किरण आती है इसमें और यह फैला देती है, ऐसे फैला देगी, यहाँ से जो भी किरण आएगी फैला देगी और मिलता हुआ सिर्फ हमें प्रतीत होगा, तो बता देंगे यह है डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी मिरर। अपसारी बोलिए या फिर उत्तल दर्पण बोलिए, इसे अपसारी मिरर बोलिए, अभिसारी, अभिसारी मिरर, क्योंकि यह किरण को मिला दे रहा है एक पॉइंट पे, सिकोड़ दे रहा है, तो इसे अभिसारी मिरर बोलिए या फिर अवतल दर्पण बोलिए। ठीक है ना। इस बात को अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमको सीखना है। जैसे अगर हम बोलें, इसको इरेज करके ध्यान से देखिएगा, हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण।
हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह अवतल दर्पण बना, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर बनेगा। इस कॉनकेव मिरर में यहाँ से एक लाइट आई, लड़ी यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे निकल गई। यहाँ पे निकली जो वो फोकस पॉइंट F है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र इसका C है, और यह आपका P है बेटा, ठीक है ना, यह P है, और यह आपका जो है ना, यह पूरा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। सर ये सब क्या होता है, यहाँ पे वस्तु अनंत पे रखा गया है। सर ये सब क्या होता है, अगर मान लें ये दर्पण जो है M और N है, तो सबका सर बताइए सर क्या होता है सब, तो ध्यान से सुनते चलिए, लिखते चलिए। सबसे पहले डालेंगे दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, इसे पोल भी कहते हैं, दर्पण का ध्रुव भी कहते हैं। दर्पण का ध्रुव मतलब कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु के, गोली दर्पण के परावर्तक तल के, जो परावर्तक है, जो परावर्तित हो रहा है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। लिख लिए, मतलब उसे P से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं P से। दूसरा चीज लिखेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं सर किसे, तो वक्रता केंद्र का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे गोली दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग, गोली दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं भैया, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्योंकि अगर इसको मिला दें तो यह सेंटर बन जाएगा। यहाँ पे यह क्या है, ये क्या है बेटा, ये सेंटर है ना, ये रेडियस है, फोकस को ही रेडियस बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, सेंटर है। तो याद रखेंगे, किसी भी गोली दर्पण के सेंटर पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। बात क्लियर हुई। तीसरा चीज लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब कि जो ये वाला पॉइंट है पूरा, इसे कर्वेचर बोलते हैं बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लिखेंगे गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है या फिर होता है, उसकी त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण की त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ आ गया। ये गोली दर्पण तो कहीं से कहीं कटा होगा, इसका त्रिज्या भी तो होगा, तो इसका सेंटर जो है उसे वक्रता केंद्र का देंगे, और इसका जो त्रिज्या होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। बात क्लियर है। उसे हम R से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को C से दिखाते हैं। अब आ गया बात मुख्य अक्ष का। मुख्य अक्ष क्या होता है सर, मुख्य अक्ष यही है, अब नाम से ही फेमस है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इस पर कोई भी बिंदु अगर स्थित है तो सबको मिलाती हुई जाए, उसके पोल से अगर होकर जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस दर्पण का, उस गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं फोकस। फोकस किसे कहते हैं, यानी कि फोकस ही क्या है, तो फोकस बताएंगे गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण चल रही है, ये किरण चल रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों के परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वही बिंदु फोकस कहलाती है। जिस बिंदु से होकर जाती है या फिर जिस बिंदु पर वह अभिसारी होती है, अपसारी होती है, अपसारी उत्तल दर्पण में होती है, अभिसारी अवतल दर्पण में होती है, तो यह दोनों क्रिया जो घटनाएं जो घटती हैं उसी को बोलते हैं हम क्या बेटा, जिस बिंदु पर घटती हैं उसे बोलते हैं क्या, फोकस बोलते हैं इस गोली दर्पण का। बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, फोकस दूरी क्या होता है सर, फोकस दूरी क्या होता है सर, तो बोलेंगे फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि R, वक्रता त्रिज्या R बटे के 2, ये लिख लीजिए, F बराबर R/2 होता है। मतलब कि गोली दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव से फोकस दूरी को दर्पण को, फोकस दूरी के दर्पण को, जो दूरी को जो डिवाइड करता है, मतलब कह लीजिए कि दुगुना होता है, यह तरह कह लीजिए कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता केंद्र का, यह वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र का आधा होता है। यह कह लीजिए कि जो हमारा फोकस दूरी होता है ना, फोकस दूरी होता है वह वक्रता केंद्र का आधा होता है, यह चीज कह लीजिए। अब पता चल गया सारे जितने भी डेफिनेशन से। अब हम आगे चलते हैं बेटा, अब हम आगे चलते हैं किसके तरफ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बहुत ही आनंद आने वाला है, आप देखते चलिए। पहले तो यह जान लीजिए, जिस दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है उसी दर्पण में प्रतिबिंब, उसी को हम बोलते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, और वही वास्तविक होता है।
अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी बनता है प्रतिबिंब, सीधा भी बनता है प्रतिबिंब, ससुरा सब प्रतिबिंब बनता है इसमें, तो बोलेंगे कौन सा प्रतिबिंब है, मतलब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है बेटा। इसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, सबका देखते चलते हैं एक तरफ से। पहला, सबसे पहला लिखेंगे आप, वस्तु कहां पे रखा जाए, वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं, कहां पे, अनंत पे रख रहे हैं। यह मुख्य अक्ष है हमारा, यहाँ पे P है। अब हम कहां पे रख रहे हैं, वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं। अनंत से एक लाइट आई, अब वो कहां से गई, फोकस से गई, यह फोकस है, यह फोकस है हमारा, फोकस है बेटा। और यहाँ पे कहीं C है हमारा, C है। और एक और लाइट आई जो कि वो भी फोकस से होकर गई, कहां से, फोकस से होकर गई। तो इसमें लिखेंगे अनंत पर, वस्तु कहां पे है, वस्तु बेटा अनंत पर है, अनंत पर है, अनंत पर। पहला कंडीशन, अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो, यहां पर अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा बेटा, कोटिंग जरूर करना है। अगर पहला कंडीशन, अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो तो मुख्य अक्ष के जब समांतर आएगी, इस पे परावर्तित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बोलेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, लिखते चलिए आप, F पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। यह पहला कंडीशन था, इसको लिख लीजिए। दूसरा कंडीशन, इसको लिख लीजिए फटाक से। दूसरा कंडीशन, जब हमारा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इस पे जो हमारा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा पोल है भैया, ये हमारा M और N मिरर है, यहाँ पे F है, मान लीजिए F है, और यहाँ पे देखिए दूसरा जो कंडीशन है, अगर हमारा जो वस्तु है, हमारा जो वस्तु है दूसरे कंडीशन में बेटा कहाँ पे रखा गया हो, अगर हमारा फोकस यहाँ पे है, वक्रता केंद्र यहाँ पे है, वक्रता केंद्र, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इस बार हमारा वस्तु है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो जब यह अपवर्तित होगा, मतलब कि यहाँ पे लड़ेगा आके मिरर पे, तो पहला तो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो फोकस होके जाएगा, और एक होके जाएगा हमारा कहाँ से बेटा, एक मिनट, एक हमारा होके जाएगा वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होके जाएगा। अब बताइए जो हमारा इमेज बनेगा यहाँ पे बनेगा, अगर यहाँ पे A डैश है, B डैश है, और यहाँ पे वस्तु A B है, और ये हमारा ऐसे आ रहा है बेटा, ये तीर जरूर दिखाएंगे आप, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। अब देखेंगे तो हमारा जो वस्तु है उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है, और वास्तविक बना है, वस्तु से छोटा बना है, वास्तविक बना है, फोकस और C के बीच ही बना है। यह दूसरा कंडीशन है, आप लिख लेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, ठीक है, लिख लीजिए इसको, और जो कारण बता रहे हैं उसको लिखते चलिए बेटा। तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है सर, तीसरा कंडीशन यही होगा सर कि जब हमारा वस्तु इस बार वक्रता केंद्र पर थोड़ा थोड़ा घसकता हुआ आएगा बेटा, थोड़ा थोड़ा घसकता हुआ इधर चला आएगा। अगर हमारा यहाँ पे C है, यहाँ पे F है, तो इस बार हमारा वक्रता केंद्र पर ही हमारा वस्तु रखा है। तो जब यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात, मतलब कि यहाँ पे जब अपवर्तित होगा परावर्तन के पश्चात, एक तो F से होके जाएगा, F से होके जाएगा, F से होके जाएगा ना एक, और एक हमारा C पे ही रहेगा। तो इस वजह से जो हमारा वस्तु बनेगा बेटा वो C पर ही बनेगा, C पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और उल्टा बनेगा। हमारा इमेज जोन होगा यह परावर्तन के पश्चात F से, मतलब कि वस्तु के बराबर बनेगा, यह वस्तु है, यह प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और मतलब कि एक तरह से कह लीजिए C पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये बातें क्लियर हैं। अब चौथे की तरफ चलते हैं, लिखते चलिएगा बेटा, सारी चीजें लिखते चलिएगा आप लोग। अब चौथा इमेज देखिएगा, चौथा इमेज, चौथा इमेज कैसा होगा सर, देखिए तो ये मुख्य अक्ष है, अब इस बार C पे था, अब C से थोड़ा सा और अंदर आएगा, तो यहाँ पे F होगा, और यहाँ पे C होगा हमारा, और यहाँ पे इस बार हमारा जो वस्तु है यहाँ पे है। अब फिर से आपतित होगा, यहाँ पे आपतन हुआ इसका, तो परावर्तन के पश्चात एक तो F से होके जाएगा, और दूसरा जो है हमारा C से होके जाएगा, C से होके जाएगा। जब C से होके जाएगा बेटा, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं जरूर काटेगा, इसको हम कटवा देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए काट दिया, मान लीजिए काटा, यहाँ पे काटा ना, ये हमारा मान लीजिए ऐसे ना आके ऐसे आ रहा है, और यहाँ से ऐसे जा रहा है। यहाँ पे जब C पे काटा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, यह वस्तु है, यह प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो बना वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना, और उल्टा बना, वास्तविक बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यह बात लिख लेंगे। चलिए एक और चलते हैं, यह चौथा था। पांचवा इमेज,
पाँचवा इमेज क्या बनेगा? पाँचवा इमेज बोलेंगे सर बहुत आसान है, यहाँ पे P है, पोल है, ये हमारा मिरर है, अवतल मिरर है, और यहाँ पे जो वस्तु होगा यहाँ पे फोकस है, और इस बार C पे था, C और F के बीच में था, इस बार ससुरा फोकस पे रहेगा हमारा। इस बार जो वस्तु है फोकस पे रहेगा, और जब यहाँ पे लड़ेगा ना तो फोकस से होके जाएगा, और एक है जो ससुरा C से होके जाएगा, C से होके जाएगा। तो ये दोनों मिलेंगे तो, लेकिन अनंत पे मिलेंगे। कहाँ पे? अनंत पे मिलेंगे। और अनंत में मिलेंगे तो तभी तो ये हमारा वास्तविक ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक उल्टा और अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस तरह बताएंगे इसका जो प्रकृति है। ठीक है बेटा, यह वस्तु चला, फोकस से होके गया, वक्रता केंद्र होके गया, यह पोल है हमारा, और कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक है ना, अनंत पे बनेगा। और जो जब हमारा वस्तु फोकस पे रहेगा तब का कंडीशन है। अब लिखते चलेंगे। अब एक लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन आप बता देंगे। जो हमारा वस्तु है इस बार सर पोल, मतलब कि जो हमारा P है पोल, पोल, और जो हमारा F है यहाँ पे F, या C है तो C। अब इसी अगर पोल के और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखा हो तब कहाँ बनेगा सर? तो हम कहेंगे बनाइए तो पहले फोकस पे आएगा, यहाँ लड़ेगा, आपतित होगा, तो परावर्तन के पश्चात तो F से तो होकर जाएगा ही ना, क्योंकि मुख्य के समांतर आने वाली सारी लाइनें फोकस से होकर जरूर जाएंगी। और एक हमारा जो है बेटा C से होकर जाएगा। अब बताइए, कहीं देखिए छितरा रही हैं, ये छितरा रही हैं, फैल रही हैं, तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे अगर बढ़ा दिए हम इसको ना, पीछे बढ़ा दिए ना, तो ये मिलेंगी कहीं ना कहीं जरूर काटेंगी। और इसी को बोलते हैं हम क्या? आभासी प्रतिबिंब। देखिए एक कंडीशन है जो कि अवतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा आभासी। इस बार वास्तविक नहीं बनेगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा कर लीजिए बस, वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा बेटा। ठीक है ना, यही सारी चीजें थी, आप लिख लिए होंगे इसको, आपको बहुत काम की चीजें हैं। यही इमेज वाला जो पिछला वाला संडे का जो टेस्ट दिया होगा बच्चा ना, वो जानता होगा सर इसमें कैसे कराए थे। अब अगर हम बोले अवतल दर्पण का सर एग्जाम्पल बता दीजिए, कहाँ कहाँ पे अवतल दर्पण का यूज होता है, तो बोलेंगे सबसे पहली बात, जहाँ दाढ़ी मूंछ बनाने जाते हैं बच्चे, बनवाने जाते हैं हम लोग, जहाँ दाढ़ी मूंछ बनवाने जाते हैं, तो जो नाई होता है बेटा, वो जो जिस प्रकार का मिरर रखा होता है वो अवतल दर्पण ही होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। लिख लेंगे कि जो हमारा नाई के पास जो मिरर होता है, वह पूछा जाएगा आपसे कि जब आप जाते हैं कभी अपने कॉलेज की दाढ़ी वगैरह बनवाने, सर्विसिंग करवाने अपना, तो वहाँ पे क्या होता है? मिरर जो होता है अवतल दर्पण ही होता है। दूसरी बात, जो अवतल दर्पण का यूज होता है, आँख, कान, नाक, गले के जो डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं बेटा उसमें। और एक चीज़ और यूज बता देंगे, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जो फैला देता है, फैलाता है नहीं बेटा, सिकोड़ने का काम करता है। जब आप लाइट जलाते हैं तो सिकोड़ने का काम करता है, कि फैला देगा तो हमको दिखेगा ही नहीं, सिकोड़ता है। जब सिकोड़ेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा? अवतल दर्पण ना बनेगा बेटा। तो बता देंगे जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, मिरर इमेज नहीं, मतलब जो आपको बगल में लगा साइड मिरर नहीं, साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण होता है। कल वाले में चैप्टर में उसको बताएंगे, क्योंकि उसमें दो एक ही इमेज बनता है उत्तल दर्पण में, हम बताएंगे उसको कल वाले इमेज में। ठीक है ना, कल वाले क्लास में। अवतल दर्पण जो फोकस वाली लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। इतनी बातें अगर आप नोट करते हैं तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीखे होंगे। अपने एग्जाम्स के नज़र से इसे नोट्स बनाएंगे अपना, और अच्छे तरीके से तैयारी अपना करेंगे बेटा, है ना। और मज़े से पढ़ाई करिए, बहुत आनंद आने वाला है ना। चलें तब हम, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इसे, थोड़ा सा बच्चों को शेयर करिए, जिससे कि हम में भी उत्साह हो, उत्साह भरा हो। देख रहे हैं बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं किस बात का टेंशन है उन लोग को। टेंशन क्यों लेते हैं जी? टेंशन क्यों लेते हैं? एग्जाम तो होना है ना, टेंशन न लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर बोलिए सर हमको यह प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग आपका उससे कुछ निर्णय, कुछ हल निकाला जाएगा उसके लिए, है ना। चलिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपका यूपी टेट का क्लास स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।